गरीब ससुराल वालों ने खाया सब्जी वाला मोमोज। आइए आइए, ताजी और हरी सब्जियां लीजिए, बिल्कुल सस्ती मंडी भाव रेट पर। आलू, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। रहने दे पवन, आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं। लोग तो उस मोमोज वाले के स्टॉल पर भीड़ लगाए खड़े हैं। सचमुच भैया, जब से इस मोमोज वाले ने बाजार में ठेला लगाया है, हम सब्जी वालों की तो बिक्री ही बंद हो गई है। बेचारे दोनों भाई सब्जी की रेडी लगाए मुंह लटकाकर मोमोज के ठेले पर देख रहे थे, जहां ग्राहक चाव से मोमोज खा रहे थे। वाह भाई वाह, क्या तीखे और चटपटे मोमोज बनाता है तू। मुझको तो ये फुल प्लेट पनीर मोमोज भी कम पड़ गया। हाफ प्लेट पनीर मोमोज और हाफ चिकन मोमोज लगा दे। जी जी, अभी लगाता हूँ। औरत स्वाद लेके गपागप मोमोज खा जाती है। कितने पैसे हुए भैया? जी, फुल प्लेट पनीर मोमोज और हाफ प्लेट चिकन मोमोज के आपके 250 हो गए। ये लो। मोमोज खाकर वो औरत जैसी जाने लगती है तो सरजू टोकता है। अरे ओ बहन जी, आज सब्जी नहीं ले जाओगी क्या? आपके आधी किलो शिमला मिर्च और 1 किलो आलू तोल के रख दिया है। अरे भैया, अभी तो जो पहले की सब्जी ले गई थी वही फ्रिज में पड़े पड़े सड़ रही है, खत्म हो जाएगी तो बाद में ले जाऊंगी। जी अच्छा, कोई बात नहीं जी। बड़ी मुश्किल से उस दिन 2-4 लोग ही सब्जी खरीद कर ले जाते हैं, जबकि मोमोज वाला 7-8 बजे ही सारे मोमोज खत्म करके चला जाता है। दोनों भाई दिल उदास किए घर आ जाते हैं। सविता, मधु, जरा जाकर सब्जी उठवा दो। पापा और चाचा सब्जी बेचकर आ गए। चल मनु, हम भी चलकर सब्जी उठवाएंगे। पूरा परिवार सब्जी उठाने के लिए बाहर आता है, तभी सविता, अजी ये क्या, आज तो सारी की सारी सब्जी आप दोनों भाई जैसे रेडी पर सजा कर ले गए थे वैसे ही बचा कर ले आए हैं। वो आज सब्जी का बाजार काफी मंदा था। अरे तो थोड़ा सस्ते दाम में ही सब्जी खत्म कर देता ना सरजू। इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, रात भर में सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। अजी चिंता मत करो, मैं सब्जियों को हवा लगा दूंगी। माँ, तुम सुबह सुबह इन सब्जियों की छटाई कर देना, क्योंकि मैं सुबह इन सब्जियों को फेरी मारकर खत्म कर दूंगा। सरजू अपने गरीब परिवार वालों की शक्ल देखकर ऊपरी तरह से मुस्कुराया था, लेकिन दिल में हजारों चिंता उथल पुथल मचा रही थी। कमरे का किराया चुकाना और सबका पेट भरवाने सब्जी बेचकर भी वो इन दिनों पूरा नहीं कर पा रहा था। बस किसी तरह 2 टाइम की रूखी सूखी रोटी चल रही थी। इसके अलावा परिवार के पास ना तो कोई बचत थी और ना कभी कोई अच्छा खाना उनके घर में बनता था। भाभी, जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या बनाया है वैसे? देवर जी, मसूर की दाल और रोटी बनाई है और आलू का चोखा है। दाल रोटी चोखा देखकर पवन चिढ़कर बोलता है, भाभी ये आप किस ढंग का खाना बनाती हैं? दाल रोटी चोखा कोई खाना है? कभी थोड़ा चटकदार खाना बना लिया करो। सच में बहू, ये सब्जी रोटी दाल चावल खाकर मन भर गया है, कभी कुछ अच्छा बनाया करो। ये सही है, तुम ससुर देवर पति सब राशन पानी लेकर चढ़ जाओ। अरे वो बेचारी भी क्या करे, उसे जो बनाने को मिलेगा वही तो बनाएगी। सीता के झड़ने पर घर के सारे मर्दाना मुंह सुखाकर दाल रोटी चोखा खा लेते हैं। तभी अगली सुबह रेडी पर रखकर मोमोज वाला आता है। मोमोज खा लो, तीखे तीखे मोमोज खा लो, चटपटे पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, पत्ता गोभी मोमोज। आओ आओ प्यारे बच्चों, खा लो मोमोज खा लो। मोमोज वाले की आवाज सुनते पड़ोसन निकिता अपने बेटे के साथ आती है। अरे ओ भैया, जरा 1 प्लेट पनीर मोमोज और 1 प्लेट चिकन मोमोज लगा दो। बहन जी, फ्राई मोमोज तो फुल प्लेट 100 रुपए है और ये स्टीम वाली 150। कौन से लगाऊं? दोनों में से खिला दो। ये लीजिए आपका मोमोज। निकिता अपने बेटे के साथ बड़े मजे से मोमोज खाती है, तो वहीं गरीब ससुराल वालों का मोमोज की खुशबू से मन खींच रहा था। तभी दोनों बच्चे मोमोज खाने की जिद पकड़ लेते हैं। माँ, पिताजी मुझको भी मोमोज खाना है, मोमोज खिला दो। खुशबू, माँ ने घर में रोटी बना रखी है ना, जाकर खा लो। नहीं नहीं, मुझको मोमोज खाना है तो खाना है। पापा बस 10 रुपए दे दो। अपनी मासूम सी बच्ची को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर सरजू का दिल निकल आता है। ठीक है, ये ले 10 रुपए और खा ले मोमोज। खुशबू को पैसे मिलने पर मन्नू भी मुंह फुलाकर रोते हुए बोलता है, माँ, पिताजी ने सिर्फ खुशबू दीदी को मोमोज खाने के लिए पैसे दिए। मुझको भी मोमोज खाने, मुझको भी पैसे दिलवाओ। मन्नू, पिताजी के पास और पैसे नहीं हैं, दीदी में से खा लेना एक तुम भी। अंकल अंकल, मुझको भी 1 प्लेट चिकन मोमोज दे दो। और खुशबू की बच्ची, तेरे पास इतने पैसे हैं कि मोमोज खरीद सकेगी। हाँ देखो, पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए हैं। ये सुनकर मोमोज वाला भड़क कर उसे भगाने लगता है। अच्छा, तो तुझे 10 रुपए में 1 प्लेट चिकन मोमोज चाहिए?
अरे इतने में तो एक पीस भी नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। निर्दयी मोमोज वाले इतनी जोर से बेचारी बच्ची को धक्का मारता है कि उसे हाथ पैर में चोट लग जाती। तभी पूरा गरीब परिवार जुट जाता है और सास झगड़ जाती है। अरे मोमोज वाले, क्यों मारा मेरी पोती को धक्का? तेरा क्या चला जाता जो एक मोमोज मेरी बच्ची को दे देता? क्यों मेरे मोमोज क्या फ्री के लग रहे हैं जो तुम जैसे भिखमंगों को बांटता फिरूं? चलो भागो यहाँ से, टाइम खराब मत करो। पैसे होते नहीं भेज देते बच्चों को खाने के लिए। घमंडी मोमोज वाला गरीब ससुराल वालों का तमाशा बनाकर चला जाता है। वहीं पड़ोसन भी उनके मजे लेती है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी चादर हो इंसान को तो नहीं पैर फैलाने चाहिए। चल बेटा। बोझिल दिल के साथ गरीब ससुराल वाले अपने खांचे में लौट आते हैं। अच्छा, तो हम सब्जी बेचने जा रहे हैं। रात को बनाने के लिए कोई सब्जी तो निकाल दीजिए। पहले ही निकाल कर रख तो दिया है। पकड़, कैसे लाल लाल हो गया है। और ये पत्ता गोभी भी पीले पड़ गए हैं। इसका इस्तेमाल करके सब्जी बना देना। जी ठीक है। थोड़ी देर में सविता खाने की तैयारी में लग जाती है, मगर वही सादी सब्जी रोटी देखकर सब लोग मना कर देते हैं। बहू मेरा खाना मत बनाना, मेरा पेट भरा हुआ है। माँ जी, ननद जी, आप लोग तो खाएंगे ना? नहीं बहू, मेरा भी जी मिचला रहा है तो मेरा खाना भी रहने देना। भाभी, मेरा भी मत बनाना। बच्चों, तुम दोनों तो खाना खाओगे? हम खाना तभी खाएंगे जब आप हमारे लिए मोमोज बनाओगी। हाँ। दोनों बच्चों की जिद करने पर सविता जुगाड़ लगाती है और उन हरी सब्जियों को घिसने लग जाती है। भाभी, आप इन सब्जियों को घिस क्यों रही हो? कुछ अलग बना रही हो क्या? हाँ, अब तुम जरा इन गोभी को बारीक घिसो, मैं देखती हूँ रसोई में मैदा पड़ा है क्या। सविता राशन की डिब्बे देखने लगती है और फिर राशन की दुकान से आधे किलो मैदा और मोमोज बनाने की सामग्री लेके आती है। कुछ देर बाद मैदा तो अच्छे से गूंद दिया, बस थोड़ी देर में सेट हो जाए तब तक सब्जियों में मसाले मिला देती हूँ, चटनी भी बना लेती हूँ। सविता सब्जी में से निकले ढीले टमाटर का प्रयोग करके तीखी लाल चटनी बना देती है। फिर दोनों नंद भाभी मोमोज में अलग अलग सब्जी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी डालकर फिलिंग करती हैं और स्टीम फ्राई दोनों तरह की सब्जी मोमोज बनाती हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर में भर जाती है। आह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मोमोज की। अरे बहू, जल्दी से परोस भी दे, मेरी तो खाने के लिए जीभ लपलपा रही है। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। जी बस लाई माँ जी, गर्मा गर्म सब्जी वाला मोमोज का स्वाद लीजिए। थोड़ी देर में दोनों भाई भी सब्जी बेचकर घर आ जाते हैं और जब सविता दोनों को खाने में सब्जी वाला मोमोज देती है तो उन दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज घर में मोमोज बना है। सिर्फ मोमोज नहीं भैया, सब्जी वाला स्पेशल मोमोज बनाया है भाभी ने। टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। जैसे ही गरीब ससुराल वाले सब्जी वाला चटपटा तीखा मोमो खाते हैं तो तारीफ करते नहीं थकते हैं। वाह भाभी, क्या बढ़िया सब्जी वाला मोमोज बनाया है आपने। ये गोभी वाला मोमोज तो सबसे मस्त बना हुआ है। और ये गाजर वाला मोमोज भी गजब का लग रहा है। आज तो मोमोज की दावत ही हो गई भाई। पूरे परिवार को सब्जी वाला मोमोज इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो बार बार मांग कर खाते हैं। बहू, तेरे चलते हम लोगों ने इतना स्वादिष्ट सब्जी वाला मोमोज खाया, देख सब कितने खुश हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि घर के बाहर ही मैं सब्जी के मोमोज का स्टॉल खोल दूं। आजकल हर कोई मोमोज खाना पसंद करता है। मोमोज में बढ़िया कमाई है और वैसे भी गर्मी के कारण सरजू जी की कितनी सब्जी बेकार होती है, उसका इस्तेमाल करके हम मोमोज बना सकते हैं। सविता की सोच पर उसके गरीब ससुराल वाले समर्थन करते हैं और घर के बाहर उसकी सब्जी के मोमोज का स्टॉल खुलवा देते हैं। खाना बनवा रही हैं। नेहा अपने ऊपर बर्फ का पानी डालकर पूरी तरह गीली हो चुकी थी और किचन कम और धोबी घाट ज्यादा लग रहा था। तभी वहां नीलम की जेठानी मोनिका आती है। अरे, ये किचन में इतना पानी कहाँ से आया और तुम इतनी गीली कैसे हो गई? दीदी, देख नहीं रही हैं आप कितनी गर्मी है? तो क्या ये पसीना है? इतना पसीना आज तक मैंने किसी को आते नहीं देखा। नीलम अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और मोनिका भी हैरान थी। क्या मोनिका अपनी देवरानी के गर्मी सहन न होने पर शरीर पर बर्फ का पानी डालने वाले वाकया से अनजान थी? और अगर वह इस वाकया से अनजान थी तो नीलम ऐसा क्यों कर रही थी? इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। नीलम की शादी को महज 1 महीना हुआ था। नई नवेली नीलम को उसके ससुराल में काम के लिए कम टोका जाता था। बड़ी बहू, छोटी बहू कहाँ है? काफी दिन से देख रही हूँ, वो खाना बनाते वक्त तेरे साथ नहीं होती। खाना खाते हुए भी तुम्हें चैन नहीं है। न जाने कब खत्म होगा औरतों का सास बहू नंद का साजिश। कमलेश की बात सुनकर गीता खाना खाने लगती है, लेकिन देर शाम जब मोनिका अपनी सास से खाने में क्या बनेगा पूछने आती है तब। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। जी माँ जी, कहिए। मैं काफी समय से देख रही हूँ तू किचन में बड़ी बहू के साथ हाथ नहीं बटाती। माँ जी, मैं किचन में काम करने जाती तो हूँ,
लेकिन मुझे किचन में काम करने की आदत नहीं है, तो गर्मी से चक्कर आ जाता है या फिर मेरे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। देख बहू, तुझे इस घर में आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। कुछ दिन तो हमने इसलिए नहीं बोला कि चलो ठीक है, खुद ही बहू काम काज देख लेगी, लेकिन तूने तो आराम करने का मन बना लिया है। अपनी सास की फटकार सुनकर नीलम किचन में खाना बनाने जाती है, लेकिन खाना बनाते दौरान उसे ज्यादा गर्मी लगने लगती है। गर्मी के मारे मुझे चक्कर आ रहा है, मैंने कहा था माँ जी को, लेकिन नहीं माना उन्होंने। तभी रसोई में नीलम अपनी जेठानी को देखकर गिरने का नाटक करने लगती है। अरे नीलम, क्या हुआ तुझे? माँ जी जल्दी किचन में आइए। गीता भी जल्दी से किचन में आती है और नीलम के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। देवरानी जी, आप आराम कीजिए, मैं किचन का काम संभाल लेती हूँ। उस वक्त तो नीलम काम करने से बच जाती है। अगले दिन गीता फिर से नीलम को काम करने के लिए कहती है। अरे बहू, आज फिर से तू रसोई में नहीं गई। तुझे क्या बार बार मुझे कहना पड़ेगा? जाकर रसोई संभाल, और चक्कर आना, शरीर में खुजली होना गर्मी में आम बात है। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। गीता समझ चुकी थी कि नीलम हर दिन किचन में काम न करने का बहाना ढूंढ रही है, लेकिन वो भी अपनी बहू को बार बार किचन में भेज दिया करती और हार कर नीलम को भी गर्मी में खाना बनाना पड़ता। नीलम तो खाना बना रही है, तब तक मैं घर के और काम निपटा लेती हूँ। नीलम, जब तक तू काम कर रही है मैं और काम कर लेती हूँ। यहाँ गर्मी से मेरी हालत खराब है और इन्हें मजाक लगता है। इतना कहने के बाद नीलम काम में लग जाती है, लेकिन उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी वह सिंक से एक जग पानी लेती है और उसमें फ्रिज से निकाल कर बर्फ डालती है और अपने सर पर डाल लेती है। हाँ, कितनी राहत मिल रही है मुझे। नीलम पूरी तरह गीली हो चुकी थी। तभी वहां मोनिका आती है और नीलम को गीला देख और किचन में पानी फैला हुआ देख हैरान हो जाती है। इतना पसीना? मैं किसी के शरीर से निकलता इतना पसीना पहली बार देख रही हूँ, लेकिन ये किचन में इतना पानी कहाँ से आया? मैंने अपने ऊपर पानी डाल लिया है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। क्या? लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। नीलम के गर्मी में काम करने के इस अंदाज से पूरा घर हैरान था और अब किचन कम धोबी घाट ज्यादा लगने लगा था। चारों तरफ पानी ही पानी और नीलम के शरीर से टपकता पानी कभी कभी खाने में भी चला जाता। बहू, खाना बन गया हो तो लगा दो। जी अभी लाती हूँ ससुर जी। नीलम, सभी खाने का इंतजार कर रही हैं। नीलम ने इस बार भी अपने ऊपर पानी डाल रखा था और बहुत गीली थी। अब वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। फिर से तूने अपने ऊपर पानी डाला और किचन को बाथरूम बना दिया। बड़ी बहू, खाना तू ही लगा दे, वरना कल की तरह इसके शरीर से टपकता पानी खाने में न गिर जाए। अब मोनिका सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन खाना खाते ही कमलेश खाने को थूक देता है। अरे दाल तो जली हुई है, सब्जी में से भी जली हुई बदबू आ रही है। अब गीता गुस्से में अपनी बहू नीलम को खूब खरी खोटी सुनाती है। कभी तो अपने ऊपर पानी डालकर खाना बनाती है और किचन को बाथरूम बना देती है। उससे भी मन नहीं भरता तो अपने शरीर का टपकता हुआ पानी खाने में गिरा देती है। उससे भी कुछ नहीं होता तो खाना जला देती है। देवरानी जी, ऐसे में तो घर में कलेश होगा ही सही नहीं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, मुझे खाना बनाते वक्त गर्मी लगती है और मैंने अपने मायके में खाना नहीं बनाया है और गर्मी के कारण मुझे पता नहीं चला और दाल सब्जी जल गई होगी। लेकिन रसोई में खाना तो मैं भी बनाती हूँ और गर्मी भी बर्दाश्त करती हूँ। ये जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि इसे किचन का काम ना करना पड़े। लेकिन बहू, कान खोल कर सुन ले, काम तो तू ही करेगी। अब अगले रोज नीलम के घर उसकी जेठानी मोनिका के माता पिता आते हैं। समधन जी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अरे समधन जी, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। आप भी बहुत मजाकिया होते जा रहे हैं। अब गीता अपनी बहू को मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। मोनिका भी अपने माता पिता के आने की खुशी में उनकी आओ भगत में लगी थी और नीलम खाना बना रही थी। बहू, खाना बन गया है तो खाना लगा दे। इस बार भी नीलम गीली थी। उसे देखकर गीता और मोनिका समझ जाते हैं कि इसने अपने ऊपर पानी डाला है, लेकिन वो जब खाना लगा रही होती तभी उसके शरीर से पानी टपककर दाल की कटोरी में गिर जाता है। आपको तड़के वाली दाल पसंद है ना? पसंद तो था बेटी, लेकिन अब लगता नहीं मैं कभी दोबारा दाल भी खाऊंगी। मेरे पेट में ना जाने क्यों दर्द हो रहा है। अभी तक तो कह रही थी भूख लगी है। तभी शांति महेश के कान में कुछ कहती है और महेश भी खाना खाने से मना कर देता है। अब जब शांति और महेश बिना खाना खाए घर से चले जाते हैं तब मोनिका को पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। बस माँ जी, बहुत हुआ। इसके मायके से लोग आते हैं तो मैं उनकी सेवा करती हूँ और इन्होंने मेरे माता पिता के लिए खाना तो बनाया, लेकिन उसमें अपने शरीर से गिरता हुआ गंदा पानी टपका दिया। हे भगवान, क्या करूं इस औरत का। बहू, क्या करूं मैं तेरा? मैंने तो ध्यान नहीं दिया और अगर उन्होंने ध्यान भी दिया तो बता दिया होता।
मैं दूसरी दाल बना देती। मुझे तो डर है तू घर वालों को खाना खिलाती है, उसमें भी अपने शरीर का गंदा पानी टपका देती होगी। दोनों देवरानी जेठानी में खूब लड़ाइयां होती हैं। अब अगले दिन नीलम में कोई सुधार नहीं आता और तो और एक रोज नीलम के गिरे पानी पर किचन में उसकी सास गीता फिसल कर गिर जाती है। सत्यानाश हो तेरा, जो तुझे अपने ऊपर पानी डालकर खड़े होने का शौक चढ़ा है। लेकिन आज तो मैं टब में पानी रखकर खड़ी हुई हूँ। वो पैर में जलन हो रही थी ना, शायद मुझसे ही एक जग पानी छलक कर गिर गया है। अरे नीलम तो देख क्या रही है, माँ जी को उठा भी। गीता गुस्से में अब किचन में एसी लगवाने का फैसला करती है, जिससे मोनिका और नीलम दोनों खुश हो जाती हैं। मेरी वजह से तो किचन में एसी लग गया है, अब तो गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन बेचारी नीलम इस बात से अनजान थी कि आने वाले एसी का बिल उसका पति भरने वाला था। 20 दिन बाद बिजली का बिल आता है। ये क्या, पूरे 5,000 का बिल? अरे इतने तो मुझे अपने ससुराल में सलामी में पैसे नहीं मिलते। इसमें मेरी क्या गलती? रसोई में सचमुच बहुत गर्मी लगती है। तो फिर ये बिजली का बिल भी तुम भरो। तुम तो पहली औरत हो जो किचन में खाना बना रही हो। बहू, तूने क्या सोचा किचन में एसी लगेगा तो उसका बिल मैं भरूंगी? भला मैं बिल क्यों भरूं? जब एसी की हवा तुम खाओगे तो बिल भी तुम्हारा पति भरेगा। गीता अब अपने बेटे और बहू में लड़ाई लगवा कर साइड हो चुकी थी, लेकिन नीलम को भी बिजली का बिल आने के बाद एहसास होता है कि वो फिजूल खर्ची कर रही है और अपनी आदतों पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसमें धीरे धीरे वह कामयाब भी होती है।